Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mailite and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं बेसिक अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के 10 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहले भी हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस इन वीडियोस में हमने नहीं लिए। ये बिल्कुल नए फ्रेश पार्ट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही नॉलेज सही टाइम पे देना, वो हम कर रहे हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वो भी आपको करनी चाहिए और आप कर रहे हैं। और मोटिवेशन हमें आप दें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है जो कोरोना टाइम से पुट अप हुआ है और काफी बार इंटरव्यूज में स्पेशली पूछा जा रहा है। वो ये है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू में सडन जंप आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स, उसकी जो वैल्यू है एकदम से बढ़ गई, तो क्या उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो किस तरह की जाएगी? क्या हम माने कि ये प्रोडक्ट महंगा हो गया है, क्या अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, या उसकी वैल्यू कितनी है? कैसे इसको पता करेंगे? तो इसका क्या आंसर है? देखिए फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट होता है फेयर वैल्यू। अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो एकदम से जो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है सराउंडिंग्स के कारण, मतलब जैसे कि कोरोना चला तो सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ गए, तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में नहीं बढ़ी, फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी सराउंडिंग्स फैक्टर को कवर ना किया जाए। प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते टाइम, मार्केट वैल्यू निकालते टाइम सारी जो सराउंडिंग्स हैं उसको हटा दिया जाए, फिर फेयर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट निकाली जाए, तो उसमें जो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है वो वही रहेगी जो कोरोना से पहले थी। फेयर वैल्यू निकाला जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा फर्क आया हो, क्योंकि ओवर द टाइम प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन इतना जो जंप आता है सडन जंप, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सडन जंप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्पेसिफिकली एक सराउंडिंग से आया है जिसका नाम है कोरोना पैंडेमिक। तो ये आंसर है इसका कि फेयर वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। जो सराउंडिंग्स के कारण जो वैल्यू बढ़ती है वो फेयर वैल्यू में प्रोडक्ट की एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं बढ़ती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो लार्ज बिजनेस है उसको कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करनी चाहिए? क्या वो कैश अकाउंटिंग है या एक्यूरल अकाउंटिंग है? देखिए, कैश अकाउंटिंग जो होती है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है। उसमें सिर्फ कैश को देखा जाता है, कैश आया उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश गया उसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स इट। लेकिन एक्यूरल में क्या होता है, जब भी कोई इनकम अर्न कर ली जाती है, चाहे वो रिसीव नहीं हुई तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, या जब भी कोई एक्सपेंस इंकर हो जाता है चाहे उसको भी पे नहीं किया गया तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ये लार्ज बिजनेसेस को सपोर्ट करती है क्योंकि इसमें हम ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। कैश अकाउंटिंग में वही काफी चीजें मिस हो जाती हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए है जिनको सिर्फ कैश में ही डील करना है। वहीं अगर कोई अकाउंट्स पेबल आता है किसी कंपनी में, अकाउंट रिसीवेबल आता है, काफी सारी डीलिंग क्रेडिट में होती है, तो एक्यूरल जो अकाउंटिंग है, एक्यूरल अकाउंटिंग वो फॉलो की जाती है। वो ज्यादा ब्रॉड अकाउंटिंग है कैश से। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश का फ्लो दिखाती है, लेकिन इसको डिवाइड क्यों किया गया है 3 एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। सबसे पहले ऑपरेटिंग आता है। इसका क्या रीजन है? इसका आप आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कि जो कैश का सिंपली फ्लो है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट बनाने की कंपनी बिस्किट बना के वो बेचती है, 10 लाख रुपए वो कमाती है, वो आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 10 लाख रुपए आए। अब ये पिक्चर अच्छा लग रहा है, लेकिन वो 10 लाख में से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती है, तो कैश फ्लो तो दिखाएगा 4 लाख रुपए चले गए क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर दिए। क्या ये लॉस है? लॉस नहीं है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें बताता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया है कंपनी ने। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया था, उसको भी वो पे कर देती है, तो यहां से हमें पता चला कि 2 लाख का लोन कंपनी ने हटा दिया, तो कंपनी लॉस में नहीं है, 5 लाख तो उसने कमाए हैं, लेकिन इन्वेस्ट किए हैं और फाइनेंस का जो लोन था वो भी हटा दिया है। तो इस तरीके से डिवाइड करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कमा कितना रही है कंपनी और इन्वेस्ट कितना कर रही है। नहीं तो क्या होगा, कंपनी कमा रही है 10 लाख और वो इन्वेस्ट कर रही है मान लीजिए 5 लाख, तो पॉजिटिव बैलेंस कितना आएगा? 5 लाख। तो क्या ये लॉस हो गया कि 10 लाख कमाए थे और 5 लाख बचे? ये लॉस नहीं है। ये क्या है, क्योंकि 5 लाख कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए, तो इसीलिए इसको डिवाइड करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि पैसा जो है कैश वो कहाँ पे गया, क्या ये लॉस है या इन्वेस्ट किया गया, या फाइनेंस से कोई लोन उतारा है कंपनी ने। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स की जो रिपोर्टिंग की जाती है क्या वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अकाउंटिंग में?
देखिए अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उससे स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। अब वो सारा प्रोसीजर ये सारा किया किस लिए जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाया जा सके और रखा जा सके, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रखा जा सके। तो इसके लिए क्या है, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजंस डिपेंड करते हैं रिपोर्ट्स पे कि बिजनेस का डाटा क्या है, किस तरीके से अकाउंटिंग चल रही है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स नहीं होगी तो मैनेजमेंट डिटेल्स में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है रिपोर्टिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और डिसीजन से ही बिजनेस चलता है। और बिजनेस को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाने के लिए और वहीं पर रखने के लिए, प्रॉफिट में रखने के लिए रिपोर्टिंग का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है, हम कह सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी कितना पीरियड होता है, कितने से कम को हम कहते हैं करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है। देखिए कई बार इंटरव्यू पूछता है क्या वो 3 साल है या 5 साल है, ये होता है 1 साल। 1 साल से कम जिस एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी करंट एसेट है। 1 साल से कम में जो लायबिलिटी हमें पे करनी है वो हमारी करंट लायबिलिटी है। या फिर ऑपरेटिंग साइकिल एक टर्म आता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, ये अगला क्वेश्चन है, इसको हम इसी में कवर करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि एक कंपनी, एक उसने मान लीजिए बिस्किट बनाने की कंपनी है, बिस्कुट बनाने से बेचने के बाद उसके हाथ में जो बेच के पैसा आ जाता है, ये पूरा जो साइकिल है इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। बिस्किट बनाना था, कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस किया फैक्ट्री में, अब यहाँ पे आके उसने बिस्किट को बेच दिया, कैश उसको मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सफर है, पूरा प्रोसेस है, उसको पूरे साइकिल को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोडक्ट बनाने से प्रोडक्ट बेच के कैश लेने तक के जो प्रोसेस को, साइकिल को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जो भी हाइयर होगा, अगर 1 साल ज्यादा है, मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल एक कंपनी का है 90 डेज, तो 90 डेज से ज्यादा मतलब 1 साल, वो हो गए हमारे करंट एसेट्स। अगर 1 साल से ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल, लीजिए है 500 डेज, तो 500 डेज से के अंदर अंदर जो एसेट्स में कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो है करंट एसेट्स, और जो लायबिलिटीज हमें पे करनी है 500 डेज में वो है हमारी करंट लायबिलिटीज। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई कंपनी नीड्स वर्किंग कैपिटल। अब देखिए एक बिस्किट बनाने की कंपनी हम लेते हैं, वो बिस्किट बना रही है और बिस्किट को बेच रही है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कंपनी ने जिस दिन बिस्किट बनाया, या सपोज कीजिए जिस दिन उसने सोचा कि बिस्किट बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, क्या उसको कस्टमर ने पैसा दे दिया? द आंसर इज नो, नहीं दिया। कस्टमर पैसा कब देता है? जब वो बिस्किट खरीदता है तो वो पैसा देता है, पेमेंट देता है। लेकिन बिस्किट बनाने तक कंपनी का पैसा लगता है, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि देखिए कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट करना है उसने एक्चुअल प्रोडक्ट में जिसका नाम है बिस्किट, उसको प्रोसेस किया। एक बिस्किट को बनाने के लिए, एक पैकेट को बनाने के लिए प्रोसेस किया, उसकी पैकेजिंग करी, सारे खर्चे करे, बाद में जब उसने सेल किया तब कस्टमर ने उसको पैसा दिया। अब बिस्किट बनाने के लिए जो उसको पैसा लग रहा है, जब तक तो उसको पैसे नहीं मिल रहा, वो सारा जो प्रोसेस चल रहा है वो वर्किंग कैपिटल में चल रहा है। क्योंकि वो बेचेगा जब तब उसको पैसा मिलेगा, लेकिन उसको बना के तैयार तो पहले ही करना पड़ेगा तभी वो बेचेगा। तो रॉ मटेरियल से बिस्किट पूरा तैयार करने तक जो सारा खर्चा हो रहा है बिकने तक, वो वर्किंग कैपिटल से ही हो रहा है। इसलिए वर्किंग कैपिटल बहुत ही एसेंशियल होती है बिजनेस में। तो इसलिए हमें पता चला कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब एंड प्रोडक्ट बिक जाता है तब पैसा मिलता है, लेकिन बनाने से वहां तक लाने तक की जो सफर है वो सारा वर्किंग कैपिटल पे ही डिपेंड करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है, सुपर प्रॉफिट मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस तरह नहीं है। मान लीजिए एक कंपनी है, वो अभी अभी आई है मार्केट में, एक कंपनी 20-25 साल से बिजनेस कर रही है, उसकी अच्छी खासी गुडविल बनी है, रेपुटेशन है, एक ब्रांड है उसका, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है सेम चीजों में। सेम बिस्किट बनाने की कंपनी है जो 25 साल से काम कर रही है, एक नई कंपनी है बिस्किट बनाने की, सेम एक्टिविटीज है, सारी चीजें सेम है, कॉस्ट सेम है, लेकिन प्रॉफिट उसको ज्यादा हो रहा है जो 25 साल से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है। तो सब चीजें सेम होते हुए अगर प्रॉफिट ज्यादा आता है तो इसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल की वजह से आता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए क्या आता है, प्रेफरेंस मतलब इसको प्रायोरिटी दी जाती है। जब भी पेमेंट करनी होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलती है। दूसरी बात करें हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट नहीं होता कि वो मीटिंग में बैठे बिजनेस की, लेकिन इक्विटी जो शेयर होल्डर है वो मीटिंग में बैठ सकता है। तीसरा क्या होता है, जो रिजर्व का पैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि जो रिजर्व है वो इक्विटी के लिए ही रखा जाता है।
प्रेफरेंस का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता। रिजर्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर में। अब मान लीजिए कंपनी है, उसको प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा नहीं है, तो पहले देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इसलिए इक्विटी जो है वो थोड़ा सा हाई रिस्क माना जाता है, लेकिन प्रेफरेंस को एक तय होता है, एक डिसाइडेड होता है कि इस रेट से पैसा मिलेगा। लेकिन इक्विटी को ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है इक्विटी शेयर होल्डर के केस में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट से पैसा मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रेफरेंस और इक्विटी में। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है तो किस केस में। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी पे हमने वीडियो बनाया है। इन शॉर्ट ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है कि अगर ये होगा तो लायबिलिटी बनेगी, ये नहीं होगा तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने कहा कि मैं प्रोडक्ट 2 दिन में कस्टमर के पास पहुंचा दूंगी, नहीं तो 100 रुपीज मैं उसको पे करूंगी। नहीं पहुंचा पाई तो लायबिलिटी बन के 100 रुपीज की, पहुंचा देती तो कोई लायबिलिटी नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी पे करने की। तो ऐसे फ्यूचर इवेंट होते हैं जो जिस पे डिपेंड करता है कि लायबिलिटी बनेगी या नहीं, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं या नहीं उस पर बात करते हैं। इसको रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस पे। अगर 50% से ज्यादा चांस ये है कि कंपनी को पता चल जाता है कि लायबिलिटी बनेगी। अब मान लीजिए कंपनी ने कहा कि 2 दिन में प्रोडक्ट मैं पहुंचा दूंगी, कुछ ऑपरेशनल या टेक्निकल इशू अगर उसको पता चल गया 50% से ज्यादा कि नहीं पहुंचा पाएगी तो उसको रिकॉर्ड कर देगी। अगर उसको काफी श्योर है कि हाँ मैं पहुंचा दूंगी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। ध्यान दीजिए, अगर कंपनी को 50% से ज्यादा ये लगता है कि वो नहीं पहुंचा पाएगी, कुछ ऐसा इशू आ गया कि उसको पता है कि लायबिलिटी ओकर होएगी 50% से ज्यादा, तो उसको रिकॉर्ड करेगी। अगर उसको लगता है सब चीजें वेल एंड गुड है, वो पहुंचा देगी, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो बेसिक अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर इट।